हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम आपके सामने 30 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न लेकर आए हैं जो कि दोस्तों प्रवक्ता स्क्रीनिंग एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। दोस्तों, आज हम मिसलेनियस क्वेश्चन लेकर आए हैं, यानी कि सभी तरह के टॉपिक इसमें इंक्लूड रहेंगे। तो इन क्वेश्चंस के आने की संभावना एग्जाम में हो सकती है, तो इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, जिला प्रारंभिक शिक्षा कार्यक्रम डीपीईपी को केंद्र सरकार द्वारा कब प्रारंभ किया गया। देखिए दोस्तों, डीपीईपी यानी कि आपका जिला प्रारंभिक शिक्षा कार्यक्रम, ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट कार्यक्रम है दोस्तों। इसकी शुरुआत केंद्र सरकार द्वारा 1994 में की गई थी, ठीक है ना। वैसे कई बुक्स में इसका 1993 दिया गया है, लेकिन राइट आंसर इसका दोस्तों 1994 में है। इसका उद्देश्य क्या था दोस्तों? शिक्षा को सर्वसुलभ बनाना, यानी कि शिक्षा को जन जन तक पहुंचाना, ठीक है ना। दोस्तों, इसकी जो शुरुआत है वो 7 राज्यों से की गई थी, इसको आप ध्यान में रखेंगे। 7 राज्यों से इसको शुरू किया गया था और 42 जिले, ओके, यानी 7 राज्य और 42 जिले से इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है ना। तो मध्य प्रदेश आता है, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उड़ीसा, केरल, कर्नाटक और आसाम, ठीक है ना। तो ये आपका एक तरीके से कैसी स्कीम है दोस्तों? सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम है, यानी कि केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना है। तो इस योजना में दोस्तों केंद्र सरकार 85% पैसा देती है और 15% राज्य सरकार देती है। तो इसमें विश्व बैंक की सहायता भी ली जाती है, ठीक है ना। तो यानी जो आपके प्राथमिक शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े हुए जिले होते हैं, तो वहां पर प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य को प्राप्ति करने की इसमें कोशिश की जाती है, ठीक है ना। तो 2009 में ये दोस्तों योजना एसएसए यानी सर्व शिक्षा अभियान के संग सम्मिलित कर ली गई, यानी उसमें इसका विलय हो चुका है। तो ये कई सारे फैक्ट हैं दोस्तों। जिला प्रारंभिक शिक्षा कार्यक्रम यानी डीपीईपी, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, इसको आप ध्यान में रखेंगे। तो ये कई सारे फैक्ट हैं, आप इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा एक दृश्य श्रव्य सामग्री के अंतर्गत नहीं आता है? देखिए दोस्तों, दृश्य श्रव्य सामग्री वो सामग्री होती है जिसमें छात्र अपनी दोनों इंद्रियों का प्रयोग करता है, दृश्य भी और श्रव्य भी। दृश्य क्या होती है दोस्तों? आंखें, और श्रव्य मतलब होता है अपने कान, यानी वो अपनी आंख कान दोनों का प्रयोग करते हैं। देखिए दोस्तों, जब शिक्षण में आपका दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग किया जाता है तो शिक्षण काफ़ी प्रभावशाली हो जाता है, ठीक है ना। और इसके द्वारा जो प्राप्त ज्ञान होता है वो स्थायी होता है, ठीक, आपको जल्दी समझ में भी आता है और जो ज्ञान है वो काफ़ी स्थायी होता है। क्योंकि दोस्तों हम सुन के कम सीखते हैं, देख के सीखते हैं, और कोई चीज़ अगर देखने और सुनने में हो तो वो हमें ज़्यादा लंबे समय तक याद रहती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको बताना है कि भाई जो ऑडियो वीडियो सामग्री है उसके अंतर्गत नहीं आता है, आपको बताना है कि जो नहीं आता है, ठीक। तो यहाँ पर जो बिल्कुल राइट ऑप्शन है दोस्तों, ये है टेप रिकॉर्डर। देखिए, टेप रिकॉर्डर जो है ये आपका सिर्फ दृश्य सामग्री के श्रव्य सामग्री के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। ये श्रव्य सामग्री के अंतर्गत आता है कि इसमें आप क्या करते हैं, कानों की इंद्रियों का प्रयोग करते हैं। बाकी जो टेलीविजन है, चलचित्र है, चाहे दूरदर्शन है, ये ऑडियो वीडियो सामग्री के अंतर्गत आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है, ठीक। अगला बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कुमाऊं इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना कहाँ की गई है या ये कहाँ स्थित है? देखिए दोस्तों, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, कुमाऊं इंजीनियरिंग कॉलेज ये आपका द्वारहाट अल्मोड़ा में स्थित है, ठीक है ना। अब इसका नाम देखिए दोस्तों, विपिन चंद्र त्रिपाठी कुमाऊं इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। पहले इसका नाम था कुमाऊं इंजीनियरिंग कॉलेज, ठीक। इस समय इसका नाम है, कभी ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, विपिन चंद्र त्रिपाठी, ठीक है ना। आप इसको ध्यान में रखेंगे, विपिन चंद्र त्रिपाठी कुमाऊं इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है ना। तो कुमाऊं इंस्टीट्यूट, मैं ऐसी इंग्लिश में यहाँ पर लिख देता हूँ, कुमाऊं इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक। खैर राइटिंग तो किसी को भी समझ में नहीं आएगी, चलो छोड़ो, मैं खाली इसी बताता हूँ। कुमाऊं इंजीनियरिंग कॉलेज का नाम क्या है दोस्तों? विपिन चंद्र त्रिपाठी कुमाऊं इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1991 में, ठीक है ना। कहाँ पर है? द्वारहाट अल्मोड़ा में। ये इसको आप ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों,
पहला रेडियो स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया, इसका मतलब है कि जो दुनिया का पहला रेडियो स्टेशन है वो कहाँ स्थापित किया गया। देखिए दोस्तों, ये भी आपका जो शिक्षण सहायक सामग्री है उसका एक क्वेश्चन है। देखिए, रेडियो के बारे में बात हो रही है तो 1918 में ली द फॉरेस्ट थे, ठीक है ना, नाम है ली द फॉरेस्ट। ठीक, इन्होंने न्यूयॉर्क के एक हाइब्रिज इलाके में दुनिया का पहला रेडियो स्टेशन स्टार्ट किया था, ठीक है ना। तो रेडियो स्टेशन की स्थापना न्यूयॉर्क में हुई थी। ली द फॉरेस्ट इसके संस्थापक थे, 1918 में इनकी स्थापना की थी, ठीक है ना। उसके बाद लेकिन हुआ तो क्या था कि पुलिस को इसकी खबर लग गई थी और इन्होंने अपने रेडियो स्टेशन को बंद कर दिया था। लेकिन जस्ट उसके एक साल बाद 1919 में सैन फ्रांसिस्को में इन्होंने दोबारा एक और रेडियो स्टेशन की स्थापना कर दी थी। ठीक, तो पहला रेडियो स्टेशन दुनिया में दोस्तों न्यूयॉर्क में ली द फॉरेस्ट नामक व्यक्ति थे, इन्होंने 1918 में स्टार्ट किया था। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, बन सकता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पंडित गोविंद बल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय की स्थापना अल्मोड़ा में किस साल में की गई थी, यानी किस वर्ष की गई थी। देखिए, अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। पंडित गोविंद बल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय की स्थापना देखिए दोस्तों अल्मोड़ा में 1979 में की गई थी, ठीक है ना। वैसे देखा जाए तो राजकीय संग्रहालय की स्थापना, जो ये राजकीय संग्रहालय उसकी स्थापना अल्मोड़ा में 1979 में की गई थी। लेकिन पहले जब बात की जाए, देखिए दोस्तों, सितंबर 1989 से, सितंबर 1989 से जो इस संग्रहालय का नाम पंडित गोविंद बल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय पड़ गया। देखिए, पहले इसका नाम केवल राजकीय संग्रहालय था अल्मोड़ा में, तो अब इसका नाम क्या है, पंडित गोविंद बल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय है। तो कभी ऐसा भी आ सकता है क्वेश्चन कि दोस्तों पंडित गोविंद बल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय का नाम कब पंडित गोविंद बल्लभ पंत, जो भी उसका नाम है वो पड़ा, ठीक है। यानी अल्मोड़ा में स्थित राजकीय संग्रहालय का नाम पंडित गोविंद बल्लभ पंत के नाम पर कब पड़ा, तो दोस्तों ये हुआ सितंबर 1989 में। लेकिन अगर इसकी स्थापना की बात की जाएगी तो दोस्तों 1979 आएगी, ठीक है ना। तो 1979 इसकी स्थापना है, ठीक, और 1989 में इसका नाम चेंज हुआ, जीबी पंत बन गया। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे, ठीक। इसके बाद अगला क्वेश्चन काफी इजी है। दो या दो से अधिक लोगों के मध्य विचारों व सूचनाओं का आदान प्रदान कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, दो या दो से अधिक लोगों के मध्य विचारों या सूचनाओं का आदान प्रदान संप्रेषण कहलाता है, ठीक है। तो दोस्तों आई होप कि आपको संप्रेषण समझ में आ गया होगा। दोस्तों संप्रेषण वह प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा दो या दो से अधिक लोग अपने मध्य विचारों, तथ्यों, भावनाओं तथा प्रभावों को इस प्रकार विनिमय करते हैं कि सभी लोग संदेशों को समझ पाते हैं। संप्रेषण की मैंने बहुत अच्छी वीडियो बनाई है, आप जाकर वहां पर उसको देख सकते हैं, आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, अभी दोबारा से क्वेश्चन आ गया। सर्वप्रथम रेडियो स्टेशन ली द फॉरेस्ट द्वारा कब स्थापित किया गया। कब स्थापित किया गया था दोस्तों, 1918 में, अभी हमने डिस्कस किया था। ओके, अगला क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है। नैनीताल के शेर की डांडा पहाड़ी पर राजकीय वेधशाला की स्थापना कब की गई। देखिए दोस्तों, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, नैनीताल के शेर के डांडा पहाड़ी पर जो राजकीय वेधशाला है इसकी स्थापना देखिए दोस्तों 1955 में की गई, ठीक है ना। 1955 में इसकी स्थापना की गई। इसके बाद इसको यहाँ से शिफ्ट कर दिया गया दोस्तों, और अब इसका नाम है एरीज। आपने सुना भी होगा एरीज, जो कि नैनीताल में ही स्थित है। दोस्तों एरीज का नाम क्या होता है, आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान, ठीक है ना। तो कभी आपसे पूछा जाएगा कि भाई जो एरीज है वो भी कहाँ पर है दोस्तों, नैनीताल में। तो पहले तो क्या था, राजकीय वेधशाला था, अब इसका नाम है आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान। तो 1955 में इसकी स्थापना की गई थी। वैसे तो 1954 में इसकी स्थापना उत्तर प्रदेश में की गई थी, फिर वहां से इसको शिफ्ट करके शेर की डंडा पहाड़ी में ले आया गया, ठीक है ना। अब यहाँ से भी इसको शिफ्ट कर दिया गया, ठीक।
इसके बाद देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है संप्रेषण कैसी प्रक्रिया है। देखिए दोस्तों संप्रेषण कैसी प्रक्रिया है, द्विवाही प्रक्रिया है। देखिए संप्रेषण में एक होता है दोस्तों प्रेषक और एक होता है प्राप्तकर्ता, ठीक है ना। एक होता है संप्रेषण को भेजने वाला, एक होता है संप्रेषण को प्राप्त करने वाला, ठीक है ना। तो इसमें आपका कैसे होगा, एक होगा संप्रेषण करता और एक होगा जो उस यानी जो प्राप्त करता, ठीक है ना। तो एक जो संप्रेषण को भेजेगा और एक उसको प्राप्त करेगा और बीच में आपका क्या होगा, माध्यम। तो किसी भी माध्यम के मदद से वो भेज सकता है। तो एक ऐसी प्रक्रिया है दोस्तों द्विवाही प्रक्रिया है, ठीक। तो इसको बड़ा ध्यान में रखना कि इसके दो यानी एक तरीके से आपका एक संप्रेषण करता होगा और एक प्राप्त करता होगा, ठीक है ना। इसी तरह से प्राप्त करता मतलब कहने का मतलब यहाँ से ये इसको भेजेगा, यहाँ से ये इसको, तो इस तरीके से ये आपकी क्या है, द्विवाही प्रक्रिया है, ठीक। इसको ध्यान में रखेंगे। इसके बाद देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है सद्गुण नैतिक गुण हैं या योग्य संकल्प के चिन्ह होते हैं। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई। दोस्तों यह परिभाषा प्रोफेसर जे.एस. ब्रूबरेकर द्वारा दी गई है। दोस्तों यह परिभाषा दोस्तों मूल्यों के संदर्भ में दी गई है। मूल्य आधारित शिक्षा पर मैंने एक वीडियो बनाई है, वहाँ पर आप जाके इस वीडियो को देख सकते हैं। तो सद्गुण नैतिक गुण हैं यानी ये भी मानते थे कि भाई मूल्यों की शिक्षा देना का मतलब ये है कि भाई सद्गुण देना, ठीक। जिस तरह से जैसे प्लूटो थे, प्लूटो ने भी जो कि द्वितीय विचारधारा के समर्थक थे, तो द्वितीय विचारधारा वाले ये मानते थे कि अगर आप मूल्य देना चाहते हैं तो उनका मतलब है कि उनको सद्गुण सिखाओ, ठीक। तो सद्गुणों की शिक्षा देना ही इन लोगों ने क्या माना था, प्लूटो हो गए या प्रोफेसर जे.एस. ब्रूबरेकर हैं, इन्होंने माना था कि यह आपका एक तरीके से क्या है, मूल्य की शिक्षा देना है, ठीक। तो यहाँ पर ये परिभाषा सद्गुण पर आधारित है, तो प्रोफेसर जे.एस. ब्रूबरेकर द्वारा दी गई है। इसके बाद देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, मूल्य एवं शिक्षा में मूल्य को किसके समानांतर रखा जाता है। देखिए दोस्तों मूल्य एवं शिक्षा के बारे में मैंने आपको कंपैरिजन भी करके दिखाया था कि किस तरीके से, देखिए दोस्तों जैसे शिक्षा है वो आपका क्या है, जैसे वो है शरीर, ठीक है ना, जबकि मूल्य आपकी क्या है, आत्मा है, ठीक। अगर शिक्षा शरीर है तो मूल्य क्या है, आत्मा, ठीक। इसी तरह से अगर मूल्य साधन है, सॉरी शिक्षा अगर साधन है तो मूल्य क्या है, साध्य है। इसी तरह से, ठीक है ना। तो अगर शिक्षा व्यवहार है तो मूल्य क्या है, सिद्धांत है, ठीक। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो अगर मूल्य एवं शिक्षा में मूल्य को किसके समांतर रखा जाएगा दोस्तों, आत्मा के, बाकी सारी क्या है, शिक्षा। तो अगर शिक्षा शरीर है तो मूल्य क्या है, आत्मा। अगर शिक्षा साधन है तो मूल्य क्या है, साध्य। और अगर शिक्षा सिद्धांत है तो, अगर शिक्षा व्यवहार है तो मूल्य आपका क्या है, सिद्धांत है, ठीक है ना। ध्यान में रखेंगे, अगर शिक्षा व्यवहार है तो मूल्य क्या है, सिद्धांत है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। इसके बाद देखिए दोस्तों अनुशासन में डिसिपल शब्द का तात्पर्य। देखिए दोस्तों अनुशासन अंग्रेजी का जो वर्ड है डिसिप्लिन से बना है। डिसिपल का जो अर्थ होता है दोस्तों वो होता है शिष्य, ठीक। तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। अनुशासन में वाली मेरी जो वीडियो है उसको आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कि रिलेटेड है आईआईटी रुड़की से। देखिए दोस्तों आईआईटी रुड़की को आईआईटी का दर्जा कब दिया गया। दोस्तों इसमें काफ़ी विवाद हुआ इस क्वेश्चन में। तो एक्चुअली इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है 21 सितंबर 2001। कई सारी बुक्स में इसको 1 जनवरी 2002 दिया गया है, लेकिन इसको मैं करेक्ट करना चाहूँगा, 1 जनवरी 2002 ना होके यह है दोस्तों 21 सितंबर 2001। इसको आप सही कर लेंगे, ठीक है ना। इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पर जोड़ा है, ठीक। इसके बाद निम्न में से टेलीविज़न का आविष्कार जे.एल. बेयर्ड ने कब किया गया था। दोस्तों अगेन ये ऑडियो वीडियो वाली जो हमारी जो वीडियो थी यानी कि शिक्षण सहायक सामग्री पर आधारित, उस पर ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से टेलीविज़न का आविष्कार जे.एल. बेयर्ड ने कब किया था दोस्तों, 1925 में किया था, ठीक है ना। तो 1925 में लंदन में इन्होंने टीवी का आविष्कार किया था, ठीक है ना। उसके बाद 1928 में इन्होंने कलर टीवी का भी आविष्कार कर दिया था। तो ये तो बात की बात है। खैर 1925 में पहले टेलीविज़न का आविष्कार हुआ। इसके बाद आगमन विधि का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया। देखिए दोस्तों आगमन विधि काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
ये आपका जो जितनी भी आपकी जो विधियां आती हैं, शिक्षण विधियां प्रविधियां, उसमें एक विधि है आगमन विधि, ठीक है ना। तो आगमन विधि होता क्या है कि दोस्तों, आगमन विधि का मतलब क्या होता है कि इसमें पहले दोस्तों उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं और उसके बाद क्या होते हैं, नियम खोजे जाते हैं, ठीक है ना। उदाहरण से नियमों को सिखाया जाता है, ठीक। तो ये बहुत अच्छी विधि है कि पहले आपको फॉर्मूला नहीं सिखाया, पहले आपको उदाहरण दिए और तब आपको क्या सिखाया, फॉर्मूला। तो जो छोटी क्लासेस हैं उनके लिए काफी अच्छी विधि होती है। तो इसके प्रतिपादक कौन थे दोस्तों, अरस्तु। फिर एक होती है दोस्तों निगमन विधि। निगमन विधि में आपको पहले फॉर्मूला सिखाया जाता है और फिर आपको उसके बाद उदाहरण दिखाई जाते हैं, ठीक है ना। तो पहले फॉर्मूला सिखाया और फिर उसके बाद आपको उदाहरण। जैसे मैथ्स है, मैथ्स में हमको कोई डायरेक्ट कोई फॉर्मूला सिखा दिया, ठीक, कि जैसे पाइथागोरस थ्योरम, तो हमको क्या कर दिया, पहले से ही पाइथागोरस थ्योरम के बारे में पता है, तो भाई हमने क्या किया, सीधे फॉर्मूला लगाया और आंसर निकाला। और लेकिन जो आगमन विधि होगी, आगमन विधि में हमें कई सारे रिजल्ट दिखाई जाएंगे और फिर हम क्या करेंगे, फॉर्मूले की ओर अग्रसर हो जाएंगे। तो इसको बोलते हैं आगमन विधि यानी मेथड ऑफ इंडक्शन, ठीक। संप्रेषण को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है दोस्तों, संप्रेषण को 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। एक होते हैं शाब्दिक और एक दूसरे होते हैं अशाब्दिक, ठीक है ना। शाब्दिक संप्रेषण और दूसरे होते हैं दोस्तों अशाब्दिक, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों, शाब्दिक और अशाब्दिक का मतलब क्या है। एक में हम क्या करेंगे, शब्दों का प्रयोग करेंगे और एक में हम अशाब्दिक में क्या होगा, हम शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे। हम सिर्फ किसका प्रयोग करेंगे, संकेतों का। जैसे सपोज करो एक बच्चा आपसे कुछ पूछता है तो आप हाँ या ना में जवाब देते हैं, सिर्फ सर या सर हिलाते हैं अपना, ठीक। तो ये कैसा संप्रेषण है दोस्तों, अशाब्दिक संप्रेषण है। शाब्दिक संप्रेषण में देखिए दोस्तों क्या क्या हो सकता है, लिखित हो सकता है, मौखिक हो सकता है, ठीक। तो शाब्दिक संप्रेषण को भी आप 2 पार्टों में बांट सकते हैं। एक होता है लिखित संप्रेषण, एक होता है मौखिक संप्रेषण। लिखित में आप क्या करेंगे कि भाई लिखित में कोई चीज संप्रेषित कर देंगे। लाइक अगर सपोज करो आप मुझसे यहाँ से पीडीएफ मांगते हो कि भाई जैसे कई बच्चे क्या करते हैं, इन वीडियोस की पीडीएफ मांगते हैं, तो वो मैं अगर आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से प्रेषित कर रहा हूँ तो वो लिखित संप्रेषण है, समझ में आया ना। लेकिन अगर आप मेरी जो वीडियो यूट्यूब वाली देख रहे हैं तो वो एक्चुअली क्या है, वो आपका क्या है, मौखिक और लिखित कह सकते हैं, दोनों यानी ऑडियो वीडियो संप्रेषण के अंतर्गत आ जाता है, ठीक है ना। तो वहां पर मौखिक संप्रेषण भी आ जाएगा। तो इसी तरह से शाब्दिक में क्या होगा कि अगर आप मुंह से कुछ बोल के अगर किसी से बात करते हैं तो वो शाब्दिक संप्रेषण में मौखिक संप्रेषण के अंतर्गत आएगा। तो आप अच्छी तरह से शायद इस चीज को समझ गए होंगे, ठीक। इसके बाद देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, मूल्य का अर्थ वैल्यू के मूल शब्द वैलेट या वेलेर से लिया गया है। इसको कहाँ से लिया गया दोस्तों, ये है लैटिन भाषा से, ठीक है ना। यानी मूल्य अर्थात वैल्यू, जो ये आपका वैलेट या वेलेर, ये लैटिन भाषा से लिया गया है। इसको आप ध्यान में रखेंगे। इसके बाद देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा आपको बताना है मूल्यह्रास का कारण नहीं है। देखिए बड़ा अच्छा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। निम्न में से आपको बताना है कि मूल्य का ह्रास का कारण नहीं है। देखिए दोस्तों, आप अगर मेरी मूल्यह्रास वाली वीडियो देखेंगे तो उसमें मैंने काफ़ी चीज़ें डिस्कस करी हैं कि मूल्यह्रास के क्या क्या कारण हैं। तो उसमें दोस्तों सबसे पहला कारण क्या था, एकल परिवार, है ना। क्योंकि होता क्या है कि संयुक्त परिवार जब होते थे तो बच्चों को जो अपने बड़े लोग हैं यानी दादा दादी है, जितने भी अपने घर के जो आपके एल्डर यानी एल्डर लोग हैं, ठीक, बड़े बुजुर्ग हैं, इनसे आपको काफ़ी सारे मूल्यों की शिक्षा मिलती थी। लेकिन एकल परिवार के कारण वो शिक्षा नहीं मिलती है, क्योंकि ज़्यादातर होता क्या है कि एकल परिवार में जो आज के आधुनिक माँ बाप हैं वो अपने बच्चों को उतनी शिक्षा नहीं दे पाते हैं। तो इसलिए एकल परिवार इसका कारण बताया गया था, ठीक। इसके अलावा देखिए सामाजिक मीडिया भी आजकल का जो देखो युग है वो तो सोशल मीडिया का युग है। लेकिन जैसे फेसबुक है, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम ना, तो लेकिन इसमें क्या हो रहा है, आज के समय पे क्या हो रहा है, भड़काऊ या आपराधिक या अश्लील अनुचित कार्य से संबंधित सामग्रियां परोसी जा रही हैं, ठीक। तो इसके कारण भी जो नैतिक और मानवीय मूल्यों का पतन होता है, सामाजिक मीडिया। इसके अलावा देखिए टीवी सिनेमा भी तो देखिए आज के समय पे मूल्यों के पतन में विशेष भूमिका निभा रहे हैं ना। तो वहां पर भी देखिए अश्लील, आपराधिक ना या फुअर सामग्री का प्रसारण किया जाता है, ठीक है ना, जिसका सीधा प्रभाव बच्चों पर पड़ता है, ठीक। तो ये आपको बताने, ये तीनों तो कारण हैं दोस्तों। अभी हमने बताया
किसके समर्थन में बात करी? संयुक्त परिवार के समर्थन में बात करी। तो संयुक्त परिवार मूल्यह्रास का कारण नहीं है। ठीक, इसको आप ध्यान में रखेंगे। इसके बाद देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, आधुनिक कंप्यूटर के पितामह किसे बोला जाता है? देखिए दोस्तों, आधुनिक कंप्यूटर का पितामह बोला जाता है एलन ट्यूरिंग को। इस क्वेश्चन को भी आप ध्यान में रखेंगे दोस्तों। चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर का पितामह बोला जाता है। इन्होंने 1823 में कंप्यूटर का आविष्कार किया था। ठीक है, कंप्यूटर का आविष्कार किया था। और जो ब्लेस पास्कल हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन्होंने 1642 में संगणक का आविष्कार किया था। इसको हम कैलकुलेटर बोलते हैं। ठीक है ना, तो वही कंप्यूटर के आविष्कार का आधार भी कह सकते हैं। ठीक, तो ब्लेस पास्कल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, चार्ल्स बेबेज भी इंपॉर्टेंट है और एलन ट्यूरिंग भी इंपॉर्टेंट है। इसको आप ध्यान में रखेंगे। इसके बाद गढ़वाल विश्वविद्यालय कब केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में अस्तित्व में आया? दोस्तों बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। HNV यूनिवर्सिटी कब आई दोस्तों? 15 जनवरी 2009 को। 15 जनवरी 2009 को ये केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में अस्तित्व में आई। और वैसे कब अस्तित्व में आई? 1973 में। काफ़ी बेसिक सा क्वेश्चन है। गढ़वाल यूनिवर्सिटी का मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों? श्रीनगर में। ठीक है ना, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। श्रीनगर किसके अंतर्गत आता है? पौड़ी गढ़वाल के अंतर्गत आता है। इसके बाद देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन, औद्योगिक प्रयोगशालाओं में प्रयोग किया जाने वाला कंप्यूटर था। देखिए वैसे तो ये आज के ज़माने में तो औद्योगिक प्रयोगशालाओं में सभी तरह के कंप्यूटर किए जाते हैं, मतलब का उपयोग किया जाता है। लेकिन पहले के ज़माने की बात हो रही है, तो उस हिसाब से ये क्वेश्चन डिज़ाइन किया गया। आप इसको ध्यान में रखेंगे। देखिए दोस्तों, एनालॉग कंप्यूटर औद्योगिक प्रयोगशालाओं में ज़्यादातर मतलब किया जाता था, मतलब इसका इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है ना, वैसे तो आज का ज़माना किसका है? डिजिटल कंप्यूटर का है। तो मैक्सिमम तो अब डिजिटल कंप्यूटर यूज़ होते हैं। ठीक, लेकिन जो औद्योगिक प्रयोगशालाओं में पहले आपके एनालॉग कंप्यूटर मतलब यूज़ किए जाते थे। ठीक है ना, एनालॉग कंप्यूटर को क्या है कि आप एक प्रोसेस उसमें फिट कर दो। तो जैसे कोई एक औद्योगिक प्रयोगशाला है, जैसे कोई आपकी मशीन है, तो उसमें एक आपका फॉर्मेट फिक्स हो गया, तो लगातार उसी फॉर्मेट में वो काम करती रहेगी। ठीक है, तो इस टाइप के आपके एनालॉग कंप्यूटर होते थे। ठीक, तो आज का ज़माना तो डिजिटल कंप्यूटर का ही है। ठीक, डिजिटल कंप्यूटर के में कई सारे कंप्यूटर आते हैं, जैसे सुपर कंप्यूटर है, ठीक है, और आपका माइक्रो कंप्यूटर है, मिनी फ्रेम कंप्यूटर है। तो ये सारे के सारे क्या हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है। और हाइब्रिड क्या है? दोनों का मिक्सचर है। ठीक, डिजिटल और एनालॉग का। तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन, भारत में दूरदर्शन केंद्र दिल्ली में कब स्थापित किया गया? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। भारत में दूरदर्शन केंद्र दिल्ली में कब स्थापित किया गया? तो देखिए दोस्तों, भारत में दूरदर्शन केंद्र दिल्ली में 15 सितंबर 1959, ठीक है ना, 15 सितंबर 1959 में स्टार्ट किया गया। ठीक है ना, तो भारत में जो देखा जाए तो सर्वप्रथम टेलीविज़न का प्रयोग भी इसी डेट से स्टार्ट हुआ। क्यों? क्योंकि भाई टेलीविज़न में आएगा क्या जब दूरदर्शन ही नहीं होगा। ठीक है ना, तो जब दिल्ली दूरदर्शन के केंद्र, जो ये दिल्ली दूरदर्शन जब केंद्र है, इसकी स्थापना हुई, तो 15 सितंबर 1959 से दिल्ली दूरदर्शन केंद्र की स्थापना हुई। और इसी तरह से भारत में सर्वप्रथम टेलीविज़न का भी प्रयोग हुआ। ठीक, इसके बाद प्रसार भारती के बारे में भी आप जानते हैं, काफ़ी आपने नाम सुना होगा। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, प्रसार भारती कब प्रारंभ किया गया? देखिए दोस्तों, प्रसार भारती 23 नवंबर 1997, ठीक है ना, 23 नवंबर 1997 से इसने अपना कार्य करना स्टार्ट किया। इसके बाद देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हेनरी फ्रेयाल ने शैक्षिक प्रशासन को कितने तत्वों की प्रक्रिया माना है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, हेनरी फ्रेयाल के अनुसार शैक्षिक प्रशासन 5 तत्वों की प्रक्रिया है। ठीक है ना, तो जो 5 तत्व है कौन कौन से हैं? पहला आता है दोस्तों नियोजन, ठीक है, नियोजन। इसके बाद इन्होंने बोला था संगठन, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन, एंड देन इसके बाद आदेश, एंड इसके बाद समन्वय यानी कि कोऑर्डिनेशन, और इसके बाद नियंत्रण। ठीक है ना, तो ये 5 इन्होंने सोपान, या एक तरीके से हम कह सकते हैं 5 तत्वों की प्रक्रिया माना था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो इसका राइट ऑप्शन है कितना?
5 तत्वों की प्रक्रिया 5 तत्वों की प्रक्रिया, ठीक है। इसके बाद शिक्षण के स्थान पर कंप्यूटर को अनुदेशन के प्रस्तुतिकरण के लिए प्रयोग में कब से लाया गया। देखिए दोस्तों, एक थे लॉरेंस स्टोलूरो, ठीक है, इसका आप ध्यान में रखेंगे, लॉरेंस स्टोलूरो और डेनियल डेविस। देखिए ये दो व्यक्ति थे जिन्होंने 1965 में, ठीक है ना, 1965 में सबसे जटिल शिक्षण प्रतिमान का विकास किया, यानी एक मॉडल का विकास किया। वहां पर इन्होंने शिक्षक के स्थान पर कंप्यूटर को अनुदेशन के प्रस्तुतिकरण के लिए प्रयोग किया, ठीक है ना, यानी कि शिक्षक के स्थान पर कंप्यूटर को अनुदेशन के लिए प्रस्तुतिकरण करने का जो प्रयोग है वो 1965 में लॉरेंस स्टूलोरो एंड डेनियल डेविस द्वारा किया गया था। काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शैक्षिक प्रशासन का विश्लेषण व्यापक अर्थ में POSD-CORB यानी कि पोस्ट कॉर्ब फॉर्मूला किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया। दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यह फॉर्मूला लूथर गुलिक, इन्होंने शैक्षिक प्रशासन के विश्लेषण को व्यापक अर्थ में बताने के लिए इस फॉर्मूले का प्रयोग किया था। दोस्तों इससे शैक्षिक प्रशासन के उद्देश्य भी हमें दोस्तों पता लग जाते हैं। देखिए P फॉर होता है प्लानिंग यानी कि नियोजन, O फॉर होता है ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संगठन, S होता है दोस्तों सिलेक्शन, ठीक है ना, यानी कि नियुक्ति करना, D होता है डायरेक्शन, डायरेक्शन का मतलब होता है निर्देश देना, CO एक साथ आएगा, इसका मतलब है कोऑर्डिनेशन, का मतलब होता है समन्वय करना, R होता है दोस्तों रिकॉर्ड यानी कि आलेख तैयार करना, और B होता है बजट यानी बजट बनाना। तो ये है POSD-CORB। इसको आप ध्यान में रखेंगे कि शैक्षिक प्रशासन के विश्लेषण को व्यापक अर्थ में बताने के लिए यह फॉर्मूला लूथर गुलिक द्वारा दिया गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, तकनीकी तथा व्यावसायिक शिक्षा संस्थानों में मूल्य शिक्षा देने के लिए राष्ट्रीय मूल्य शिक्षा केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, मूल्य आधारित शिक्षा पर यह क्वेश्चन है। राष्ट्रीय मूल्य शिक्षा केंद्र की स्थापना दोस्तों IIT दिल्ली में की गई है, ठीक। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट, NAAC यानी कि राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद, राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद की स्थापना कब की गई। दोस्तों इसकी स्थापना 1994 में की गई है, ठीक है ना। दोस्तों ये उच्च शिक्षा और उसके संगत जितने भी आपके संस्थान है यानी शैक्षिक संस्थान है उनके मूल्यांकन यानी असेसमेंट और प्रत्यायन से संबंधित परिषद है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है NAAC, कभी ऐसा आ जाएगा कि भाई डायरेक्टली NAC, ठीक। NAC, तो NAC की जो स्थापना है वो कब की गई है, 1994 में, ठीक। बेंगलोर में इसका मुख्यालय, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक। इसके बाद राममूर्ति पुनर्विचार समिति का गठन कब किया गया। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए दोस्तों वर्ष 1990 में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी 1986 की, ठीक है ना, तो जो 1986 पर पुनर्विचार करने के लिए एक समिति का गठन किया गया था जिसके अध्यक्ष थे दोस्तों आचार्य राममूर्ति, ठीक है ना। तो आचार्य राममूर्ति ने इसकी अध्यक्षता की गई थी। तो इसको क्या बोला गया दोस्तों, पुनर्विचार समिति बोला गया। कब हुई थी दोस्तों इसकी स्थापना, 1990 में। 1986 की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी उस पर पुनर्विचार करने के लिए इसमें दोस्तों 16 सदस्य थे, ठीक है ना। और इसके प्रतिवेदन को ये क्या बोला जाता है, टुवर्ड्स एन एनलाइटेंड एंड ह्यूमन स्कूल से भी न जाना जाता है, ठीक है ना। इसकी संस्थिति या इसके प्रतिवेदन को भी बोलते हैं, ठीक। तो काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। राममूर्ति यानी आचार्य राममूर्ति भी हो सकता है या राममूर्ति समिति या इसको पुनर्विचार समिति भी बोला जाता है। 1990 में इसका गठन किया गया था। काफी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट, मध्याह्न भोजन योजना का शुभारंभ देश में कब किया गया। देखिए दोस्तों मध्याह्न भोजन योजना का शुभारंभ देश में 15 अगस्त 1995 से हुआ था, ठीक है ना। इसका शुभारंभ 15 अगस्त 1995 में किया गया। दोस्तों देश के 2408 ब्लॉक से इस योजना का शुभारंभ
किया गया था। ठीक है ना दोस्तों, इसका योजना का शुभारंभ क्यों किया गया दोस्तों? या जितने भी आपके प्राथमिक स्तर के जो बच्चे हैं ना, उनमें पोषण स्तर में सुधार के लिए। ठीक है ना, वो बच्चे स्कूल नहीं आ जाते हैं, ठीक है ना, तो इस बहाने की कम से कम वहाँ भोजन मिलेगा, तो उस बहाने उनकी उपस्थिति बढ़ाई जाए, उनके पोषण स्तर में सुधार किया जाए। तो भाई अगर पोषण स्तर में सुधार होगा तो शारीरिक वृद्धि होगी, शारीरिक वृद्धि होगी तो मानसिक वृद्धि भी होगी। ठीक है ना, तो ये आपका मध्याह्न भोजन योजना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है ना, तो ये दोस्तों थे बहुत ही महत्वपूर्ण 30 बहुविकल्पीय प्रश्न जो कि प्रवक्ता स्क्रीनिंग परीक्षा पर आधारित है, और इनमें से कुछ क्वेश्चंस की आने की संभावना काफ़ी रहेगी, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आ सकते हैं। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे और ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।